इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली सोनम रघुवंशी की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तारी के बाद एक एक करके परत दर परत कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जिस तरह से बीते दिनों 23 मई को राजा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से लगभग 17 दिन से लापता चल रही थी पत्नी सोनम। बता दें कि हनीमून के लिए अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलांग गई थी, जहां से जो उनके पति होते हैं राजा रघुवंशी, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सोनम भी, जो सोनम रघुवंशी होती है पत्नी, वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। उधर राजा रघुवंशी के दोनों भाई सचिन और विपिन और साथ ही सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद अब इन दोनों को खोजने के लिए मेघालय के शिलांग पहुंच जाते हैं। काफ़ी दिनों तक ये खोजबीन करते हैं, लेकिन दूर दूर तक ना तो राजा रघुवंशी का कोई पता चल रहा था, ना ही सोनम का कोई पता चल रहा था। राजा रघुवंशी की खोजबीन में और सोनम रघुवंशी की खोजबीन में ये लोग खोजबीन में लगे रहते, लेकिन जब दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चलता है तो जो शिलांग के पुलिस होती है, यानी कि मेघालय पुलिस को ये लोग सूचित करते हैं, सूचना देते हैं। उसके बाद ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचती है तो सुर्खियां बन जाती है। लगातार 16 दिन से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की खबरें सामने आ रही थी। आखिरकार 9 जून 2025 को सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार की जाती हैं और गिरफ्तारी के बाद तरह तरह के जो तथ्य हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे इस पूरी घटनाक्रम को प्लान किया गया था, क्या हकीकत में राजा हत्याकांड में सोनम रघुवंशी का हाथ है या फिर क्या कुछ है जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चल पाया है, आइए विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों, एक खबर जो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है, राजा रघुवंशी हत्याकांड। दरअसल राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर जनपद के रहने वाले हैं, जो कि एक कारोबारी के बेटे हैं। बीते दिनों 11 मई को इंदौर की ही रहने वाली एक सोनम रघुवंशी नाम की लड़की से उनकी शादी होती है और शादी के बाद ये लोग हनीमून का प्लान बनाते हैं, जिसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी से कहती हैं कि पहले तो जम्मू चला जाए, जम्मू और कश्मीर चला जाए। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए ये लोग जम्मू कश्मीर का जो हनीमून का प्लान होता है वो कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद सोनम रघुवंशी ही अपने पति राजा रघुवंशी को सलाह देती हैं कि दरअसल इससे भी अच्छे प्लेस हैं, आइए कहीं और चला जाए। तब राजा रघुवंशी बताते हैं कि कहाँ चला जाए। तब सोनम रघुवंशी कहती हैं कि आइए गुवाहाटी चलते हैं और गुवाहाटी में पहले माँ कामाख्या के दर्शन करेंगे और उसके बाद उधर से ही हम लोग मेघालय चलेंगे। मेघालय के बाद शिलांग चलेंगे। शिलांग में बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और वहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी अच्छी, पहाड़ों की सुंदर वादियाँ हैं, तमाम प्राकृतिक झरने हैं। वहाँ चलेंगे, घूमेंगे, वहीं हनीमून हम लोग मनाएंगे। बस पत्नी सोनम रघुवंशी के कहने के बाद तुरंत राजा रघुवंशी जो होते हैं वो मान जाते हैं और इसके बाद 20 मई को वो लोग हनीमून में जाने का प्लान करते हैं। 20 मई को टिकट करवाते हैं और वो लोग हनीमून के लिए गुवाहाटी रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले वो गुवाहाटी जाते हैं। गुवाहाटी में माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं, जैसा कि उनका पहले से प्लान था। और उसके बाद वो लोग मेघालय की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय जाते हैं और मेघालय के बाद वो शिलांग जाते हैं। दरअसल शिलांग में वो लोग अपना समय व्यतीत कर ही रहे थे। इधर घर वालों से बातचीत उनकी हो रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कई जगह वो लोग घूमते हैं, टहलते हैं, वहाँ के जो गाइड होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं कि दरअसल यहाँ पर घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह कहाँ हैं, कैसी हैं। तो इस तरह करके वो लोग अपना भ्रमण कर ही रहे थे, यानी कि एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद एक दिन की बात है जब राजा रघुवंशी की माँ, यानी कि सोनम रघुवंशी की सासू माँ, उनको फ़ोन करती हैं और फ़ोन कर पूछती हैं कि आप लोगों का जो हनीमून का प्लान है वो कैसा रहा, या हनीमून जो आप लोग मनाने गए हैं वो सब ठीक ठाक वहाँ पर है। हाल चाल लेती है, काफ़ी देर तक बातचीत होती है। इसके बाद राजा रघुवंशी की माँ अपने बहू सोनम रघुवंशी से कहती हैं कि ये बताओ तुमने अपना व्रत तो नहीं तोड़ा, व्रत तुम्हारा अभी है कि नहीं। उधर से सोनम रघुवंशी अपनी सासू माँ से बताती हैं कि नहीं माँ, व्रत हमारा खंडित नहीं हुआ है, हमने व्रत अभी भी धारण किया हुआ है। फिलहाल हम और राजा दोनों घूमने के लिए एक पहाड़ी पर जा रहे हैं। पहाड़ी की जो चढ़ाई वो काफ़ी ऊंची है और हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और थकान भी काफ़ी लग रही है क्योंकि ऊंची पहाड़ी है, चढ़ने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। बस इतना कह के जो है हाल चाल लेने के बाद
नेटवर्क का इशू होता है, फ़ोन कट जाता है। इसका ऑडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके बाद जब फ़ोन कट जाता है उसके बाद से दोबारा राजा रघुवंशी के घर वाले और साथ ही सोनम रघुवंशी के घर वाले भी जब इनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जो आखिरी कॉल थी वो वही थी जब राजा रघुवंशी की मां अपनी बहू सोनम रघुवंशी से बातचीत करती हैं, जिसमें राजा रघुवंशी भी अपनी मां से थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। उसके बाद से दोबारा इनकी बातचीत नहीं होती है। दोस्तों बता दें कि इसके बाद एक दिन बीतता है तो इन लोगों से जब बातचीत नहीं होती है तो घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कोई समस्या होगी या फिर फ़ोन चार्ज नहीं होगा या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पहाड़ी एरिया है या फिर किसी भी तरह कोई दिक्कत हो सकती है। तो इतना घर वालों ने माइंड नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जब एक दिन और बीत जाता है, बातचीत नहीं होती है, तब घर वाले परेशान होते हैं कि दरअसल क्या हुआ कि उसके बाद से इन लोगों का कोई फ़ोन आया, ना कॉल आया, ना तो इनसे कोई बातचीत हुई। इसके बाद जब 2 दिन बीत जाते हैं तो 23 मई की बात है, जब घर वालों से बातचीत नहीं होती है तो घर वालों को चिंता सताने लगती है। उसके बाद राजा रघुवंशी के 2 भाई विपिन रघुवंशी और सचिन रघुवंशी और उधर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद, ये तीनों लोग निकल पड़ते हैं कि दरअसल चलकर देखा जाए कि ये लोग ठीक ठाक हैं या फिर कहाँ हैं, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। अब जैसे ये तीनों लोग खोजबीन के लिए निकलते हैं और मेघालय के शिलांग पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर ये तमाम खोजबीन करते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। जब ये लोग काफ़ी थक हार जाते हैं और सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का पता नहीं चलता है तो ये लोग स्थानीय पुलिस का सहारा लेते हैं। स्थानीय पुलिस को जाकर ये बताते हैं, सूचना देते हैं, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और पूरे घटनाक्रम का जिक्र सिलसिलेवार ये पुलिस से करते हैं कि दरअसल बीती दिनों 20 मई को ये दोनों हनीमून के लिए यहाँ पर आए थे और आखिरी बात हमारी ऐसे ऐसे हुई थी। ये सारी घटनाक्रम पुलिस को बताते हैं। उसके बाद पुलिस अब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को तलाशने में जुड़ जाती है। वहाँ के जो पर्वतारोही होते हैं, वहाँ के जो गाइड होते हैं, पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम, यानी कि बहुत सारे जो है पुलिस विभाग की टीम वहाँ पर सतर्क हो जाती है। लगातार राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की खोजबीन में जुड़ जाते हैं। इधर ना तो राजा रघुवंशी का कोई पता चल रहा था और ना ही सोनम रघुवंशी का कोई पता चल रहा था। इसके बाद पुलिस ड्रोन का सहारा लेती है, क्योंकि शिलांग में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हज़ार हज़ार फीट की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और अब चढ़ना उतरना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में ड्रोन का सहारा लेकर पुलिस छानबीन कर ही रही थी। कैसे में ड्रोन से एक तस्वीर कैप्चर होती है। लगभग 1000 फीट की ऊंचाई की एक पहाड़ी होती है। पहाड़ी के नीचे ड्रोन जब भेजा जाता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। ड्रोन को और नज़दीक भेजा जाता है तो देखा जाता है कि ये हकीकत में एक लाश है, जिसके बगल में एक धारदार हथियार पड़ा होता है, जिससे नारियल वगैरह काटे जाते हैं, वो वहाँ पर पड़ा होता है। इसके बाद पुलिस लोकेशन के हिसाब से घटनास्थल पर पहुँचती है। उधर राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी और विपिन रघुवंशी और साथ ही सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद, ये सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद जो विपिन रघुवंशी और सचिन रघुवंशी होते हैं, ये अपने भाई की शिनाख्त करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन बीत चुके थे। बॉडी की शिनाख्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद राजा रघुवंशी के हाथ में एक टैटू बना हुआ होता है, यानी कि जिसको हम लोग गुदना बोलते हैं। उसमें राजा ने अपना नाम लिखा रखा था। उसी नाम की वजह से जो है राजा की शिनाख्त की जाती है। उसके बाद जैसे ही घर वालों को ये सूचना मिलती है कि दरअसल जो राजा रघुवंशी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इधर घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है, घर में कोहराम मच जाता है और उधर जो राजा रघुवंशी के दोनों भाई होते हैं वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब सोनम रघुवंशी का जो भाई होता है गोविंद, वो भी काफ़ी रोता है, बिलखता है, परेशान होता है, क्योंकि अभी तो उसको भी नहीं पता है कि दरअसल मेरे जीजा जी के साथ हुआ क्या है। जब जीजा जी के साथ ऐसी घटना हो चुकी है तो क्या मेरी बहन सही सलामत है या फिर नहीं, वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। और इसके बाद अब जैसे ही राजा रघुवंशी की लाश मिलती है तब वहाँ की पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो जाती है। इसके बाद ये खबर जैसे ही प्रशासन को दी जाती है तो मेघालय सरकार के द्वारा, जो मेघालय के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा एक ट्वीट किया जाता है राजा रघुवंशी मामले को लेकर कि जो है इस तरह की घटना हुई है और बहुत जल्द इस पूरे घटनाक्रम का सफल अनावरण किया जाएगी। इसके 7 दिन बाद ही एक जो है सूचना आती है, वो भी जो है जो मेघालय के डीजीपी होते हैं उनको द्वारा खुलासा किया जाता है कि दरअसल जो राजा रघुवंशी की बॉडी मिली है, दरअसल वो कोई प्राकृतिक मौत नहीं है या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं है। दरअसल वो किया गया एक कत्ल है और कत्ल में 3 आरोपियों को गिरफ्तार बताया जाता है। अभी तक इन 3 आरोपियों को बताया जा रहा था कि एक मध्य प्रदेश से इनकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद अभी पुलिस
इसमें जांच पड़ताल कर ही रही थी। इधर सोनम रघुवंशी की तलाश जारी थी कि दरअसल राजा रघुवंशी की लाश तो मिल चुकी है, लेकिन सोनम रघुवंशी कहाँ है। इस पूरे घटनाक्रम को धीरे धीरे करके 17 दिन बीत चुके थे और सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, फेसबुक हो, यानी कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की खबरें चल रही थी। एक बार फिर से लोग बाग शक जता रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मेरठ की मुस्कान रस्तोगी की तरह फिर से कोई पत्नी बदनाम न हो। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, बीते 9 जून की बात है जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में एक ढाबे के पास रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है, एक लड़की जो है पहुंचती है, जिसके चेहरे पर मायूसी थी, बदहवास हालत में थी और उसके बदन पर एक टी शर्ट थी और जींस के पैंट में थी। वो मतलब कि एक प्रकार से जैसे अपने आप में खोई खोई सी हो। वो एक ढाबे के पास, जिस ढाबे का नाम काशी चाय वाला करके ऐसे कुछ था, वहाँ पर जाकर वो खड़ी रहती है। बहुत देर तक वो वहीं पर खड़ी रहती है और इसके बाद जो ढाबे में कस्टमर लोग थे जो भोजन वगैरह कर रहे थे, धीरे धीरे हिम्मत जुटाते ही वो ढाबे के अंदर जाती है और कई कस्टमर जो खाना खा रहे होते हैं उनसे फ़ोन मांगती है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया। इसमें एक कस्टमर बोलता है कि बहन जी ऐसा कीजिए, अगर आपको फ़ोन की आवश्यकता है तो ढाबा मालिक है, ढाबा मालिक से संपर्क करिए। तो जो ढाबा मालिक होते हैं उनका एक वेटर होता है जो कि छोटा लड़का होता है। तो और जैसे कस्टमर इशारा करते कि उस लड़के से बोलो वो आपकी जो फ़ोन की व्यवस्था करा देगा। वो धीरे धीरे करके उस लड़के के पास पहुंचती है। तो जो लड़का होता है ढाबे का, वो उससे पूछता है बहन जी बताइए क्या खाना है आपको या फिर क्या चाहिए आपको। इसके बाद जो वो लड़की होती है, दरअसल वो बताती है कि मुझे चाहिए कुछ नहीं, बस फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे अपने घर में थोड़ा सा बातचीत करनी है। इसके बाद वो छोटा लड़का जाकर ढाबा मालिक से बताता है। ढाबा मालिक का जो नाम है साहिल यादव। तो साहिल यादव से जाकर वो लड़का बताता है। तो ढाबा मालिक साहिल यादव पहले तो इधर उधर जो है टाल मटोल करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी रात में और फिर उसके बाद कोई अनजान लड़की और अकेली हो और वो फ़ोन मांग रहे, तो बढ़ते क्राइम के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना भी लाजमी है। ढाबा मालिक साहिल यादव पहले थोड़ा सा डरते हैं, सहमते हैं। फिर इसके बाद हिम्मत जुटाते हुए वो किसी तरह से उनसे पूछताछ करते कि आपको फ़ोन चाहिए, क्या काम है, क्या कैसा है। तो फिर वो लड़की बताती है कि दरअसल मुझे अपने घर में बातचीत करनी है, कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, बस इसी सिलसिले मुझे बातचीत करनी है। बस उसके बाद जो ढाबा मालिक साहिल यादव हैं वो अपना फ़ोन देते हैं। वो लड़की अपने घर में फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद वो काफ़ी तेज़ी के साथ चीख चीख के रोती है और अपनी बात को बताती है। कुछ दूरी पर जाकर वो बातचीत कर रही थी। जो ढाबा मालिक साहिल यादव होते हैं वो दरअसल पूरी बात को सुन नहीं पाते हैं, लेकिन जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, हाव भाव था, देख कर वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बात तो है। लड़की काफ़ी डरी सहमी है और रो रही है। इसके बाद काफ़ी देर तक वो बातचीत करती है और बातचीत के बाद वो अपने घर वालों से, ये अपने भाई से सारी बात बताती है। और इसके बाद वो जो है जब फ़ोन लेकर पहुंचती है जो ढाबा मालिक होते हैं साहिल यादव के पास फ़ोन देने के लिए, तब ढाबा मालिक अब इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद कहीं ना कहीं वो सहम जाता है और पूछने लगता है पूरा प्रकरण क्या है। तो पूछता है बहन जी आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तब ये बताती है कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। और उसके बाद वो पूछता है क्या हुआ आपके साथ। तब ये खामोश हो जाती है और पूरी बात नहीं बताती है। जब नहीं बताती, इसके बाद जैसे वो लड़की जाकर कुछ दूरी पर बैठ जाती है, उसके बाद थोड़ा दूर हट के जो ढाबा मालिक होता है साहिल यादव, वो जाकर 112 नंबर को कॉल करता है और कॉल कर बताता है कि सर हमारे ढाबे पर इतनी रात्रि में एक अकेली लड़की है और उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल खाली है और साथ एक टी शर्ट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, चेहरे से उसका हाव भाव बिगड़ा हुआ है, यानी कि बदहवास हालत में है, डरी सहमी है। वो आई है और हमारे फ़ोन से कहीं बातचीत की है, तो आप मौके पर आएँ, देखें ज़रा क्या कुछ मामला, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फ़ोन इस्तेमाल करके कल हम किसी झमेले में पड़ जाएँ। इतना सुनते ही इंतज़ार होता रहता है कि वैसे 112 नंबर की जो 112 डायल की जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो साथ में एसएचओ भी होते हैं, वो पहुंच जाते हैं तो एसएचओ उसको गाड़ी में बिठाते हैं, बिठाकर ले जाते हैं। उससे पूछताछ करते हैं कि दरअसल तुम्हारा नाम क्या है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो बताती है कि मेरा नाम जो है सोनम रघुवंशी है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूँ। बस जैसे ही ये पुलिस सुनती है उसके बाद पुलिस सहम जाती है, आपका नाम सोनम रघुवंशी, आप मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं।
कहीं वही सोनम रघुवंशी तो नहीं जो राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर गई थी। बताती है कि हाँ मैं वही हूँ। बस जैसे ही इतना जानकारी मिलती है तो पुलिस उधर तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के जो आला अधिकारी होते हैं उनको सूचना दी जाती है कि दरअसल ऐसा ऐसा मामला है। तो बस उधर उत्तर प्रदेश पुलिस मेघालय पुलिस से समन्वय स्थापित कर इस बताती है कि दरअसल जिस सोनम रघुवंशी की खोजबीन आप लोग कर रहे हैं वो सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के एक ढाबे से जो है मिली हैं और वो इस हालत में है। इसके बाद उधर जो मेघालय पुलिस होती है वो इधर उत्तर प्रदेश पुलिस से समन्वय स्थापित कर उसको जो है अपनी कस्टडी में लेने की अनुरोध करती हैं। इधर जो उत्तर प्रदेश पुलिस होती है गाजीपुर पुलिस सोनम रघुवंशी का पहले तो मेडिकल करवा कर उसको जो है अपनी सुपुर्दगी में लेकर मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल सामने आए हैं, कई तरह की बातें उभर कर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि दरअसल जो सोनम रघुवंशी है उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल कराया है, उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कराई है और प्रेम प्रसंग का मामला उभर कर सामने आया है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और साथ ही मेघालय पुलिस के खुलासे के अनुसार और साथ ही अभी तक सोशल मीडिया के अनुसार जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं वो इस तरह से है। बताया जा रहा है कि जो सोनम रघुवंशी हैं उनका मध्य प्रदेश के इंदौर के ही रहने वाले राज कुशवाहा नाम के एक युवक से प्रेम संबंध था, जिसमें वो कत्ल करने के लिए पहले से ही 3 क्रिमिनलों को हायर कर रखी थी और इस पूरे घटनाक्रम को जो सोनम रघुवंशी है वो और साथ ही उसका जो प्रेमी है राज कुशवाहा, इन दोनों ने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया था कि दरअसल किस तरह से राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाना है। यानी कि हनीमून जाने का प्लान भी सोनम रघुवंशी का होता है और राज कुशवाहा का होता है और वहाँ पर घटनाक्रम को कैसे अंजाम देना है ये भी सोनम रघुवंशी और उसका जो प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा, इन दोनों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया था। और इसमें घटना को अंजाम देने वाले लोगों में जिन क्रिमिनलों को हायर किया गया था उसमें हैं विशालपुर बिक्की ठाकुर जो कि इंदौर का रहने वाला है और साथ ही आकाश राजपूत जो कि ललितपुर का रहने वाला है और साथ ही आनंद बीना जो कि मध्य प्रदेश का ये भी रहने वाला है और उधर जो चौथी आरोपी है वो सोनम रघुवंशी। यानी कि 4 आरोपियों के नाम उभर कर सामने आए हैं और अब इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का मोड़ आया है। बताया ये जा रहा है कि राज कुशवाहा से जो है सोनम रघुवंशी का प्रेम संबंध था और शादी हो जाने के बाद इन दोनों को जुदाई बर्दाश्त नहीं थी, जिसके चलते हनीमून जाने का प्लान सोनम रघुवंशी बनाती हैं अपने प्रेमी राज कुशवाहा की सलाह पर। उसके बाद जो क्रिमिनल होते हैं, जिन तीनों क्रिमिनलों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था उसको भी जो है इन दो सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने मिलकर हायर किया था। और एक खबर के अनुसार मेघालय पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि यहाँ का ही एक गाइड है, उस गाइड के द्वारा बताया गया कि जिस दिन इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था उस दिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के साथ 3 अन्य व्यक्ति थे। हालांकि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, जो गाइड थे, तो वो या तो अंग्रेजी बोलते हैं या फिर वहाँ के स्थानीय भाषा बोलते हैं, तो वो हिंदी नहीं समझ पा रहे थे। और जो तीनों क्रिमिनल गए थे इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए तो वो अपने यहाँ की हिंदी भाषा में बातचीत कर रहे थे, वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम सुर्खियों में बन जाता है, अब उसी गाइड ने इस पूरे घटनाक्रम को बताया कि दरअसल जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इन तीनों लोगों को यहाँ पर देखा गया था। फिलहाल इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे ही ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है तो उधर सोनम रघुवंशी का जो भाई है और सोनम रघुवंशी के जो पिता हैं उनके द्वारा ये अपील की गई है कि दरअसल जो मेरी बेटी है पूरी तरह से निर्दोष है, उसका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है और अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है। दरअसल उस पूरे घटनाक्रम को अपने कैसे अंजाम देगी, अपने पति को कैसे, अपने पति के साथ वो भला ऐसे कैसे करेगी, ये प्रेम प्रसंग का तूल पकड़ाया जा रहा है। इसमें मेघालय पुलिस की जो कार्यशैली है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने अपील की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से उन्होंने अपील की है कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर हमारी बेटी या फिर हमारी बहन इसमें दोषी पाई जाती है तो उसको चाहे फांसी की सज़ा हो या फिर उम्र कैद की सज़ा हो, हमें कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, उसके बाद जो है जो सज़ा कानून को देनी है
वो दें, लेकिन हमारी जो है आत्मा ये कह रही है कि हमारी बेटी पूरी तरह से निर्दोष है। फिलहाल अभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अब इस पूरे घटनाक्रम की छानबीन की जा रही है। आगे जो भी तथ्य उभर कर सामने आएंगे हम लगातार आप लोगों को यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे, लगातार आप लोगों को जो भी जानकारी होगी उपलब्ध कराते रहेंगे। फिलहाल अभी की जो अपडेट थी वो यहीं तक। मिलते हैं फिर से इसकी किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।